वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग BSAB 12th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर देखने जा रहे हैं। और पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से पूरा बात समझ में आ जाए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। और इसका जो हार्ड वर्ड मीनिंग जो होगा मैं साथ में ही एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग इसे नोट्स भी कर सकते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869-1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 ईस्वी और मृत्यु 1948 में हुई थी। पॉपुलरली नोन एज मतलब जाने जाते हैं मुख्य रूप से बापू और फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, और वह पॉलिटिशियन होने के साथ साथ यानी राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से यानी मुख्य रूप से एक लीडर भी थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा को अपना मुख्य हथियार बनाते हुए अंग्रेजों से भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की, ठीक है। मतलब उनका मुख्य हथियार क्या था? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। डोमिनेटेड कहने का मतलब प्रभाव, मतलब 1915 से लेकर 1948 तक उनका प्रभाव भारतीय राजनीति पे रहा। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु एक पापी, फैनेटिक कहने का मतलब बुरे व्यक्ति या जो पापी होते हैं। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948, मतलब उसकी मृत्यु एक पापी के हाथों 30 जनवरी 1948 को हुई, ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो, मतलब एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ कास्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। मतलब उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी। अच्छा ध्यान दीजिए आप लोग, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। जैसे मैं यदि अपने लाइफ के बारे में खुद लिखूं तो ये हुआ ऑटोबायोग्राफी। आप अपने लाइफ के बारे में खुद लिखिएगा तो उसे हम लोग कहेंगे ऑटोबायोग्राफी यानी जीवनी, आत्मपरिचय। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ किया गया मेरा प्रयोग, और उसके साथ न्यूमरस आर्टिकल्स और भी ढेर सारे यानी कई सारे आर्टिकल्स जिसे गांधी जी ने लिखा किसके लिए? फॉर यंग इंडिया यानी यंग इंडिया के लिए, नव मतलब भारत के जो यंग लोग थे उस समय उसके लिए, ठीक है। एंड द स्पीचेज और भी जो भाषण दैट ही डिलीवर्ड जो उन लोग वे दिए ऑन डिफरेंट ओकेजन्स कई सारे अवसर पर। तो ये सभी मिल करके कहने का मतलब वो जो आर्टिकल्स लिखे, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी हुई, ये सब जो यंग इंडिया के लिए लिखे, तो ये सब उनको प्रस्तुत करता है किस रूप में? ओरिजिनल थिंकर के रूप में, ठीक है। किनको? तो गांधी जी को, ठीक है। आगे इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक्सट्रैक्ट कहने का मतलब अवतरण, यह जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यानी इस अवतरण में यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन व्हिच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। यानी इस अवतरण में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बातें करते हैं भारत की आधारभूत सभ्यता के बारे में जिसे हम लोग समय के क्रम के अनुसार से आसानी से समझ सकते हैं। अब पैसेज ऑफ टाइम यानी समय का क्रम क्या होता है आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे सभ्यता का शुरुआत जब हुआ, कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो 1000 ईसा पूर्व, फिर आज 2020 में आ गए हम लोग, तो 1000 से लेकर के 1020 तक का जो समय हुआ वो पैसेज ऑफ टाइम हुआ, और इसके अनुसार से हम लोग समझ सकते हैं इसमें क्या विकास हुआ, ठीक है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी यानी भौतिकवाद, टेंडेंसी यानी मनोवृत्ति, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग। अब यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जिनकी मनोवृत्ति है भौतिकवाद को बढ़ाना, वह हमारे सभ्यता से
जिसका उद्देश्य मोरल बिंग यानी चरित्र निर्माण को विकसित करना है, उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। एलिवेट्स मतलब विकसित करना, मोरल विंग यानी चरित्र निर्माण। कहने का मतलब हमारी सभ्यता चरित्र निर्माण करती है, लेकिन वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भौतिकवाद पे जोर देती है। आइए अब हम लोग नीचे पॉइंट 1 से देखते हैं। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी बताते हैं कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारत की सभ्यता जो इवॉल्व यानी विकसित हुई है, उससे दुनिया की कोई भी सभ्यता नहीं हरा सकती है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया है वो किसी की बराबरी नहीं कर सकता है, मतलब वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले सभ्यता का शुरुआत हमारे ही देश में माना जाता है। ठीक है, आगे देख रहे हैं। रोम वेंट, रोम चला गया। अब कहने का मतलब रोम का क्या चला गया? कहने का मतलब रोम की अपनी सभ्यता चली गई। ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट, मतलब ग्रीक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट मतलब ग्रीक के साथ भी ऐसा हुआ। द माइट ऑफ द फाराओज वॉज ब्रोकन। अब फाराओज क्या होता है? मिस्र के प्राचीन शासक। ठीक है, मतलब मिस्र में जो पुराने राजा राज्य करते थे वो होते हैं। मतलब द माइट ऑफ द फाराओज वॉज ब्रोकन, मिस्र के जो प्राचीन शासक थे उनकी भी जो शक्ति थी, उनकी भी जो सभ्यता थी वो भी नहीं बची। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड ऑफ चाइना, नथिंग कैन बी सेड। जापान तो पूरी तरह पश्चिमीकृत ही हो गई और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत को देखो, भारत की सभ्यता भी बनी हुई है। समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन, किसी भी तरीके से जो उसका आधारभूत था, आधार था, फाउंडेशन, वो अभी तक है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। अब देखो, इनकी सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन के वजह से दूसरे देशों की सभ्यता चली गई, जैसा हम लोगों ने अभी देखा। तो ये सभी बातों से यूरोप के जो लोग थे उन लोगों ने सीख लिया कि कैसे वहाँ ऐसे हो गया। ठीक है, तो हम लोग को कैसे अपना ग्लोरी बचाना है, अपना कैसे सभ्यता संभाल के रखना है, ये बात का उनको सीख मिल गया है ना। जैसे तुम्हारा फ्रेंड ही कोई गलत काम किया, उसको सीख मिल गया, तो भाई तुमको सीख मिला ना कि अब वो गलत किया तो सजा हुआ, तो मुझे ऐसा नहीं करना है। कहने का मतलब वही। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। और पश्चिमी सभ्यता को सीखने के क्रम में यूरोपियन जो लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ का अनुमान लगा लिया कि जो गलती ग्रीक और रोम के लोगों ने किया, जिसके वजह से उनकी सभ्यता खत्म हो गई, हमें वो गलती नहीं करना है। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, कितनी बुरी स्थिति है। अब 2 देख रहे हैं हम लोग। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। और ठीक इसके मध्य में, मतलब जहाँ संसार में ये सब चीज़ चल रहा है, भारत की सभ्यता अभी भी इमूवेबल, मैं कहने का मतलब अचल है, दृढ़ है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही हमारी सभ्यता की क्या है? प्रतिष्ठा है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। इग्नोरेंट मतलब बिना जानकारी के, स्टोलिड कहने का मतलब स्थिर होता है, चार्ज का मतलब यहाँ भी योग हो गया। अब देखो, सभी देश की सभ्यता चली गई और भारत की सभ्यता बची थी, तो दूसरे लोग को तो जलन होगा है। तो देखो दूसरे लोग ने क्या किया। दूसरे लोगों ने हमारे देश के खिलाफ अभियोग लगाया कि भारत के जो लोग हैं एकदम बेकार हैं, असभ्य हैं, उन्हें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है और वो स्थिर हैं। कहने का मतलब कि वो किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। आगे के लाइन में, डेट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। हाँ, मतलब कि वो कोई भी चेंज को स्वीकार नहीं करते। अब यहाँ पे देखना, चेंज कहने का मतलब, कुछ लोग कहते हैं भाई जमाना बदला तो आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो आप बेकार हैं। तो यहीं पे वो लोग इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बता रहे थे कि भारत के लोग बेकार हैं, किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं और कोई भी बदलाव वो करना नहीं चाहते हैं। आगे, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। अब कोई ऐसा बोलेगा तो किसी के मेधा पे तो चोट लगेगा ही। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये भारत के खिलाफ था और ये हमारे मेधा के विरुद्ध था। व्हाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस वी डेयर नॉट चेंजेस। व्हाट वी हैव टेस्टेड, अब बताया जा रहा है कि हम लोगों ने अभी तक जो टेस्ट किया, कहने का मतलब जिस विषय में हम लोग को पता चला, और एनविल ऑफ एक्सपीरियंस कहने का मतलब अभी तक जो उसका एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, इसके वजह से महात्मा गांधी बताते हैं वी डेयर नॉट चेंज, हमें बदलने का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोल दे कि आप बदल जाओ तो हम बदल जाए, ऐसा नहीं करना है। अभी तक हम लोग का जो अनुभव रहा है उसके अनुसार से मैं ऐसा बता रहा हूँ। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टडी।
थ्रस्ट मतलब ज़बरदस्ती घुसाना या डालना। कहने का मतलब बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती भारत में थोप रहे थे कि नहीं आप ये सिविलाइजेशन अपनाओ, नहीं तो आप बेकार हो, घटिया हो। तो वही गांधी जी बता रहे हैं कि मैनी थ्रस्ट, कई लोगों ने भारत पे अपना एडवाइस ज़बरदस्ती थोपने का कोशिश किया, एंड ही रिमेन्स, लेकिन हम लोग स्टडी रहे। दिस इज़ हर ब्यूटी, और यही हमारी सभ्यता की सुंदरता है। इट इज़ द सी टैंकर ऑफ आर होप। सी टैंकर मतलब सुरक्षा, और यही हमारी जो होप है उसकी सुरक्षा प्रहरी है कि हम लोग को अपने सिविलाइजेशन बदलना नहीं है। पॉइंट 3, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। बताया जा रहा है कि सिविलाइजेशन मोड ऑफ कंडक्ट वह माध्यम है, आचरण का वह माध्यम है जो मनुष्य के जो ड्यूटी का यानी कर्तव्य का जो पथ है उसे बताते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टाइबल टर्म्स। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी कहने का मतलब कर्तव्य का पालन पोषण, यानी कर्तव्य को कोई भी काम के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी और नैतिकता को खुद के अंदर लाना, ये दोनों कन्वर्टाइबल टर्म्स हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिनके अंदर ये सब चीज़ नहीं है उन्हें तो ये अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। अब यहाँ पे बता रहे हैं टू ऑब्जर्व मोरालिटी, यानी खुद के अंदर मोरालिटी लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड, अपने पैशंस यानी आवेग पे मास्टरी यानी उनको जीतना ज़रूरी होगा। है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए अभी आपको सन्नी देओल का कोई फिल्म दिखा दिया गया तो आप कहिएगा नहीं भाई अब मैं तो आर्मी में ही जाऊंगा, दुश्मनों को मारूंगा। थोड़ी देर बाद आप मिशन मंगल देखिएगा तो मन करेगा नहीं साइंटिस्ट बनता हूँ। तो कहने का मतलब हमें अपने माइंड पे, आवेग पे कंट्रोल करना ही चाहिए। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, क्योंकि ऐसा करने से ही हम लोग खुद को जान सकते हैं, अपनी असली शक्ति पहचान सकते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अब यहाँ पे गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन कहने का मतलब हम सभी इंडस सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं। एक्सकवेशन यानी खुदाई में बहुत सारा चीज़ गुजरात से मिला है और ये सभ्यता तो काफ़ी नामी रही, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गुजरात का जो सिविलाइजेशन था उसका मतलब गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण था, और आज तक हम लोग वही सीख रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, मतलब अभी तक हम लोग ऊपर में जो भी बात पढ़े यदि वह सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दैट इज एज इट शुड बी। मतलब यदि ऊपर कहे गए बात सही है तो भारत को, और इसके विषय में और भी दूसरे राइटर ने भी लिखा है कि हमें किसी दूसरे से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमें जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए। पॉइंट 5, we notice that the mind is a restless bird, the more it gets and the more it wants and still remains unsatisfied। हम सभी ने इस बात को नोटिस किया है कि हमारा जो माइंड है रेस्टलेस बर्ड मतलब चंचल विहीन, मतलब चंचल पक्षी के समान है ना, कि जो कभी आराम नहीं करता है। द मोर इट गेट्स, और जितना हमें चाहिए उतना और चाह होता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में हम लोग असंतुष्ट ही होते हैं, है ना। अगर किसी का माइंड रेस्टलेस है तो कहने का मतलब आज कोई काम हम किए 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तो कल सोच रहे हैं कि 1,20,000 हो जाए, फिर 1,40,000 हो जाए, फिर 1,60,000 हो जाए। मतलब सोचो उतने रुपए होने पर भी हम खुश नहीं है और आगे के लिए सोचते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को और ज़्यादा चाह, तो क्या होगा, हम लोग हमेशा असंतुष्ट ही रहेंगे। आगे, द मोर वी इंडल्ग इन आवर पैशंस। इंडल्ग मीन्स होता है डूब जाना, पैशंस यानी आवेगो यानी अपने सोचों में। मतलब जितना हम अपने आवेगों में डूबेंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतना ही बिना लगाम के घोड़े की तरह वह हो जाएगा। बिल्कुल सही, अनब्रिडल्ड कहने का मतलब बिना लगाम के घोड़े की तरह। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इल्डर्गनेस, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ का भी लिमिट किया है कि हमें किसी चीज़ के बारे में कितना सोचना है, कितना डूबना है। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, और हमारे पूर्वज ने यह भी देखा था कि भाई खुशी क्या है, वो मानसिक स्थिति है कि नहीं। बिल्कुल हुआ, क्योंकि भाई देखो कोई 1 लाख कमा रहा है फिर भी खुश नहीं है, या कोई 20,000 में ही खुश है, तो मानसिक स्थिति है। पॉइंट नंबर 6, अ मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब एक आदमी इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, कहने का मतलब एक आदमी जो कि खुश है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर है इसलिए खुश है, और कोई गरीब है तो इसलिए वो नाखुश है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, गरीब लोग, रिच लोग यानी अमीर लोग ज़्यादातर अनहैप्पी यानी नाखुश ही दिखाई देते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग ही खुश दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें संतुष्टि है।
मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, और करोड़ों असंख्य लोग हमेशा पुअर थे यानी गरीब थे और गरीब ही रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने, डिसएडुएटेड कहने का मतलब के विरुद्ध सलाह, डिसएडुएटेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, इन सभी चीज़ों का अनुसरण करते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें भोग और विलासिता पूर्वक जिंदगी के विरुद्ध सलाह दिया है। बोला है कि आप मेहनत कीजिए, ज़्यादा भोग विलास में मत लाइफ स्पेंड कीजिए। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage that we had in the former times, and our indigenous कहने का मतलब होता है स्वदेशीय, education remains the same as before. और हमारे पूर्वज पहले जमीन पे खेती करके ही, मतलब प्लो, काइंड ऑफ प्लो, मतलब वहाँ खेती करके ही हजारों वर्षों से अपना जो लाइफ है उसे आगे बढ़ाते आ रहे हैं, है ना। और उससे और खेती करते थे, काइंड ऑफ कॉटेज, झोपड़ी में रहते थे। आवर इंडिजिनियस एजुकेशन, और यहाँ का जो स्वदेशी देसी जो शिक्षा होता था उसे ग्रहण करते थे, ठीक है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग, लाइफ कोरोडिंग कहने का मतलब होता है जीवन को बर्बाद करते हुए, और वो बता रहे हैं कि हम लोग के समय जीवन को बर्बाद करने वाला कोई कंपटीशन, प्रतियोगिता नहीं था। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज्ड अ रेगुलर वेज, सभी लोग बड़े आसानी से अपना जो ऑक्यूपेशन होता था, पेशा होता था, ट्रेड यानी व्यापार होता था, उसे करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मशीनरी का इन्वेंट करना है, मशीन का आविष्कार करना नहीं जानते हैं। बट आवर फोर फादर्स न्यू डैट इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉज आवर मोरल फाइबर। पूर्वज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हमें मशीन की खोज करने में नहीं आती थी, उसका आविष्कार करने नहीं आता था, लेकिन यदि हम अपना दिमाग उस काम में लगाएंगे, मशीन के खोज में, मशीन का आविष्कार करने में, उसे नए नए तकनीक बनाने में, तो हम लोग एक समय ऐसा आएगा कि अपना मोरल फाइबर, चरित्र निर्माण खो देंगे और मशीन के गुलाम बन जाएंगे, स्लेव्स यानी गुलाम। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन यानी विचार विमर्श डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, इसीलिए हमारे पूर्वज ने विचार विमर्श करके ये निश्चय किया है कि हम लोग जो भी काम अपने हाथों और पैरों के माध्यम से कर सकते हैं हमारे लिए वही सही है। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, और हमारे पूर्वज ने यह भी देखा कि जो वास्तविक खुशी है हमें स्वस्थ रहने में है और हमें हमारे हाथ पैर का सही इस्तेमाल करने में है। बिल्कुल सही बात है। मान लो किसी के पास ढेर सारा पैसा है, हाथ पैर ही सही नहीं है, स्वास्थ्य ही सही नहीं है, तो पैसा कोई काम का नहीं है। दे फर्दर रीजन डैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर, स्नेयर कहने का मतलब जाल, इनकम्ब्रेंस कहने का मतलब बोझ, एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स। वो बताते हैं कि जो बड़े सिटीज़ होते हैं एक प्रकार का वो जाल होता है और वहाँ पे लोग फंस जाते हैं और सभी लोगों के पीठ पे एक दबाव होता है, एक बोझ होता है, और इसी वजह से वो शहर में खुश नहीं रह पाते हैं। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और बड़े शहरों में चोरों का एक ग्रुप भी होता है, उनका एक गुट भी होता है। robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. Prostitution means होता है वेश्यागिरी या वेश्यावृत्ति। vice flourishing यानी बुराई का प्रचार प्रसार। बता रहे हैं कि शहर में चोरों का झुंड होता है, डाकुओं का झुंड होता है, वेश्यागिरी होती है, चारों तरफ बुराई का प्रचार प्रसार होता है, और जो गरीब लोग होते हैं अमीर लोग के द्वारा ठगे जाते हैं। दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, इसीलिए हमारे पूर्वज बड़े शहर को छोड़ करके छोटे गांव में रहते थे और वहां संतुष्ट रहते थे। अब हम लोग पॉइंट नंबर 8 देख रहे हैं। दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फर टू द स्वर्ड ऑफ इथिक्स एंड दे देयरफॉर हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। तो हमारे पूर्वज यहाँ पे बता रहे हैं कि वो पहले जो राजा हुआ करते थे, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा, जो तलवार से ही ज़्यादातर बात किया करते थे, कहने का मतलब इतने शक्तिशाली थे कि तलवार के ताकत से कई लोगों को जीत जाते थे। तो हमारे पूर्वज ने इन सभी राजाओं के शासन को भी देखा, सोवरेन्स मतलब उनके सर्वोच्च शासन, उनको भी देखा धरती पे, ऋषि मुनियों को भी देखा, फकीर को भी देखा, ठीक है। अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस is fitter to each others than to learn from others. This nation had courts, lawyers and doctors, but they were all within bounds. तो यहाँ पे पूर्वज क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने
बड़े बड़े महान शक्तिशाली राजा, ऋषि मुनि और फकीर्स के समय को भी देखा। और उस समय जो था कि नेशन में यानी हमारे जो राष्ट्र में कोर्ट्स भी होते थे, डॉक्टर्स भी होते थे, वैद्य भी होते थे, लेकिन सभी लोग नियम के अनुसार चलते थे और काफ़ी फिटर, कहने का मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे, बाउंड्स, और सभी एक बंधन में बंधे हुए थे। ठीक है, एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, और सभी को पता था, सभी का कुछ ना कुछ प्रोफेशन था, तो सभी को यह भी पता था कि हमारा जो प्रोफेशन है मुख्य रूप से यही महान नहीं है। मोर ओवर दीज वकील्स एंड वेट्स डिड नॉट रॉब पीपल, इसीलिए उस समय जो लोग अलग अलग प्रोफेशन में थे, जैसे वकील हैं और वैद्य थे, वो लोगों को रॉब नहीं करते थे। दे वर कंसीडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, और वे इस चीज़ पे विचार किए हुए थे कि हम सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, नॉट देयर मास्टर्स। कहने का मतलब कोई भी अपने काम में काबिल है, बड़ा, ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए कोई किसी को चीट नहीं कर सकता था। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, कहने का मतलब सभी जगह न्याय का बोलबाला था। द ऑर्डिनरी रूल वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स, और साधारण रूल क्या था उस समय कि कोर्ट का त्याग करना, मतलब कोई झगड़ा हुआ तो खुद ही बैठ के उसे सुलझा लेना। ठीक है, मतलब कोर्ट नहीं जाना। देयर वर नो टाउट्स, टाउट्स मीन्स दलाल, ल्योर मीन्स होता है ललचाना। उस समय कोई दलाल भी नहीं होते थे जो किसी काम के कोई काम करना है तो लोगों को ललचा करके चीट कर लिए। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबली ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, और पूर्वज बताते हैं कि यह जो भी बुराई है, यह जो भी बुराई है बस कैपिटल, कहने का मतलब शहर के ही आसपास दिखता है। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, साधारण लोग तटस्थता से, कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से अपने काम को करते थे, अपने व्यवसाय को करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वे ट्रू होम रूल का आनंद लेते थे। मतलब इस पैराग्राफ में आपका पॉइंट 8 में ट्रू होम रूल के बारे में बताया गया है। एक बार इसको ध्यान से समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज बता रहे हैं कि हम लोगों ने ऐसे भी राजा का शासन देखा जो कि काफ़ी बड़े और काफ़ी महान थे। उस समय ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, कहने का मतलब इतने बड़े महान राजा ऋषि मुनि के आगे सिर झुकाते थे। वही ऋषि मुनि जो पतले दुबले होते हैं, वो राजा चाहते तो मार देते, लेकिन क्यों? क्योंकि राजा इस चीज़ को जानते थे कि सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए वो ऋषि मुनि का सम्मान करते थे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, कोई किसी को परेशान नहीं करता था। तो यही हुआ ट्रू होम रूल जो हमारे पूर्वज एंजॉय किए, लेकिन आज हम लोग को ट्रू होम रूल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आज इसके लिए इतना ही। हम लोग इसका आगे का भाग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और, आप इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक केवल पढ़ाई ही नहीं, मॉडल पेपर वगैरह, गेसिंग क्वेश्चंस, ये सभी चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ग्रामर सेक्शन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप लोग आइए और पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन के पहले भी और लॉकडाउन के बाद भी। थैंक यू।